उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मर्डरर्स हो गए, कल्प्रिट्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, इन सबको रिहाई तो मिल जाती है। एक लड़की हिंदुस्तान पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है, तो ये कौन है? जो हमारा भारत देश है वो संतों की धरोहर है और उसी देश में संतों के साथ ऐसा अन्याय। हरी हरी वो ये मैं टोंट मार रहा हूँ आपको। असुमन हरपलानी यानी आसाराम का जन्म 1941 में सिंध इलाके के एक बहुत साधारण परिवार में हुआ था, जो बंटवारे के बाद भारत आ गया था। बचपन और शुरुआती उम्र में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि आगे चलकर वह आध्यात्मिक लाइन में जाएगा। किशोर अवस्था और जवानी में वह छोटे मोटे काम करता रहा, कभी चाय बेचना, कभी साइकिल ठीक करना और यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए चीनी और शराब का भी काम किया। 23 साल की उम्र में अपनी शादी से ठीक 8 दिन पहले वह एक आश्रम भाग गया। परिवार उसे वापस ले आया और शादी करवा कर ही माना, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर घर छोड़कर निकल पड़ा। इस दौरान वह नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में भटकता रहा, जैसे वृंदावन और नैनीताल। नैनीताल में ही उसे लीला शाह नाम का एक गुरु मिला, जिसे बाद में उसने अपना आध्यात्मिक गुरु बताया। लीला शाह ने असुमुल को शिष्य बनाया और 1964 में उसे नया नाम दिया आसाराम। कई साल घूमने और साधना के दावों के बाद आसाराम 8 जुलाई 1971 को अहमदाबाद लौटा। उसकी आधिकारिक जीवनी कहती है कि उसने 29 जनवरी 1972 को मोटेरा में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी शुरुआत की, लेकिन जीवनी यह नहीं बताती कि इससे पहले वह मोटेरा के ही सदाशिव आश्रम में 2 साल रह चुका था। यही झोपड़ी आगे चलकर उसके पहले आश्रम की बुनियाद बनी। 1973 तक यही छोटी सी जगह एक छोटे आध्यात्मिक केंद्र में बदल गई। आसाराम वहां प्रवचन देने लगा और 5-10 लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। बिना किसी बड़े ढांचे और बहुत कम साधनों के बावजूद शुरुआती आश्रम उन लोगों की जगह बन गया जो बस बातचीत, प्रवचन और साधारण सामाजिक कामों के लिए आते थे। यही वह बिंदु था जहां से आसाराम की पब्लिसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1970 के आखिर और 1980 के शुरुआती सालों में आसाराम का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मोटेरा की छोटी सी झोपड़ी अब एक प्रॉपर आश्रम की तरह बनने लगी थी। उसके प्रवचन में आने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे, खासकर लो इनकम से। अपनी सिंधी कम्युनिटी के बाहर भी उसके सत्संग में ज्यादातर लोग ओबीसी और दलित ग्रुप से आते थे। उसके बोलने का तरीका, रिलीजियस कमेंट्री, छोटी छोटी कहानियां और थोड़ा ह्यूमर और म्यूजिक, इस मिक्स ने उसे एक पॉपुलर कथावाचक बना दिया। हरी हरी वो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ती गई। धीरे धीरे अपर कास्ट ऑडियंस भी उसके प्रोग्राम्स में आने लगी, जिससे उसका इन्फ्लुएंस कास्ट और रीजन से बाहर निकलकर फैलने लगा। 1990 के दशक तक आते आते आसाराम ने कई स्टेट्स में अपने आश्रम और सेंटर्स खोल दिए। इन आश्रम्स में ट्राइबल एरियाज में फ्री मील्स, क्लोथ्स और यूटेंसिल्स बांटे जाते थे, जिससे उसे रूरल पॉपुलेशन में भी काफी सपोर्ट मिलने लगा। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़े, वैसे वैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उसे सीरियसली लेना शुरू किया। 1990 और 2000 में कई नेशनल और रीजनल लीडर्स उसके पास पब्लिक विजिट्स पर आए। इनमें शामिल थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया। LK अडवाणी, नरेंद्र मोदी। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। दिग्विजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला, जॉर्ज फडणवीस, रमन सिंह, उमा भारती, कपिल सिबाल और कमलनाथ। ये विजिटर ज्यादा सिंबॉलिक होती थी, बस ये दिखाने के लिए कि आसाराम का वोट इन्फ्लुएंस कितना बड़ा हो चुका है। उसके आश्रम का नेटवर्क और उसकी नेशन वाइड प्रेजेंस उसे एक ऐसा आदमी बना रही थी जिसकी एंडोर्समेंट पॉलिटिकल लेवल पर मायने रखती थी। 2013 तक वह दावा करता था कि उसके 400 से ज्यादा बड़े छोटे आश्रम्स 18 देशों में हैं और उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे जमीन को लेकर सवाल भी उठने लगे। कई जगह लोग कहना शुरू कर देते थे कि आश्रम जिस जमीन पर बना है वो जमीन साफ सुथरे तरीके से नहीं ली गई। डिस्प्यूटेड प्लॉट्स मतलब ऐसी जमीन जिस पर पहले से किसी और का हक था,
या जमीन को लेकर पहले से झगड़ा चल रहा था। फोर्ज्ड रिकॉर्ड मतलब कागजों में हेराफेरी, गलत या नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमीन को अपने नाम करवाने की कोशिश। यानी वहां के लोगों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जमीन, उनका पार्क, उनका तालाब आश्रम बनाने के नाम पर कब्जा की जा रही है। लेकिन उस समय ये सारी बातें छोटी छोटी लोकल खबरें बनकर रह जाती थी। कोई बड़ी नेशनल डिस्कशंस नहीं होती थी। लोग थोड़ा बोलते थे, फिर मामला दब जाता था। बाद में जब उसके नाम बड़े केस और विवादों से जुड़े, तभी इन पुराने जमीन वाले मुद्दों पर भी देश भर में ज्यादा ध्यान गया। जैसे जैसे आसाराम का नेटवर्क पूरे भारत में फैलता गया, उसके आश्रम पर लैंड एक्विजिशन और लैंड यूज को लेकर सवाल बढ़ने लगे। कई स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे मामलों की रिपोर्ट की जहां उसके ऑर्गेनाइजेशन पर इलीगल इंक्रोचमेंट यानी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे। अक्सर जो पैटर्न सामने आता था वह ये: खाली जमीन पर कब्जा करना, उसके बाद फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना, और जब गवर्नमेंट जमीन खाली कराने आए तो बड़ी संख्या में फॉलोअर्स को इकट्ठा करके विरोध करवाना। 2009 में गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली ने बताया कि अकेले अहमदाबाद में ही आसाराम ने 67,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। 2013 तक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO ने करीब 700 करोड़ रुपए की लैंड इंक्रोचमेंट केस में प्रोसिक्यूशन की सिफारिश की। इसी दौरान आसाराम ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एक और बड़ा विवाद सामने आया। 2008 तक आसाराम के तहत लगभग 40 गुरुकुल चल रहे थे। उसी साल 3 जुलाई को मोटेरा गुरुकुल के 2 बच्चे गायब हो गए। बच्चों के माता पिता का आरोप था कि आसाराम एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें पुलिस कंप्लेन करने से रोका और शुरुआती पुलिस एक्शंस भी आसाराम के दबाव में धीमा लगा। 5 जुलाई 2008 को दोनों बच्चों की म्यूटिलेटेड बॉडीज साबरमती रिवर के किनारे आश्रम के पास मिली। इस घटना से पूरे गुजरात में बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कुछ आरोप ये भी चले कि मौतें किसी कल्ट प्रैक्टिस से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात साबित नहीं हुई। इसी समय एक और मामला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के गुरुकुल से आया, जहां करीब 400 बच्चे रहते थे। यहाँ भी 2 बच्चों की मौत की रिपोर्ट हुई। पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि आश्रम बच्चों को अपने परिवार से प्रॉपर कम्युनिकेशन करने नहीं देता था। एक डेथ में पोस्टमार्टम ने एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया और परिवार ने केस आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन दूसरे केस में फोरेंसिक रिपोर्ट में बाइट मार्क्स मिले, जिससे संदेह और बढ़ गया। आखिर में मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी ने कहा कि इन 2 मौतों के पीछे एक 14 साल का छात्र जिम्मेदार था। केस तो बंद हो गया, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने गुरुकुल की सेफ्टी और सुपरविजन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन सारी घटनाएं, लैंड डिस्प्यूट्स, गुरुकुल डेथ्स और लगातार बढ़ते सवालों ने आसाराम की पब्लिक इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। कई पॉलिटिकल लीडर्स जो पहले उसके कार्यक्रम में दिखते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। 2013 तक हालात ये हो गए थे कि मोदी ने अपनी पार्टी के मेंबर्स को भी उसे डिफेंड ना करने की सलाह दी थी। 2012 तक आसाराम एक जाना पहचाना स्पिरिचुअल फिगर बना हुआ था, लेकिन लोगों की नजर में उसकी इमेज बदलने लगी थी। जनवरी 2013 में अपने फॉलोअर्स की एक गैदरिंग के दौरान आसाराम ने दिल्ली गैंगरेप विक्टिम पर टिप्पणी की, जिसमें उसने कहा कि विक्टिम भी क्राइम के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। यह बयान पूरे देश में कड़े शब्दों में निंदा का कारण बना। लोगों ने इसे इनसेंसिटिव और डिसमिसिव कहा। बाद में आसाराम ने कहा कि उसके बयान को गलत समझा गया। उसी साल इससे भी गंभीर आरोप सामने आए। अगस्त 2013 में जोधपुर के पास मने गांव के आश्रम में रहने वाली 16 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त की रात आसाराम ने उसका सेक्सुअल असोल्ट किया। लड़की के माता पिता, जो लंबे समय से उसके अनुयायी थे, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कंप्लेंट दर्ज कराने गए, जिसमें असोल्ट की पुष्टि हुई थी। ये मामला जोरों से मीडिया में उठा
और संसद में भी चर्चा हुई। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, लेकिन 31 अगस्त तक पेश न होने पर दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ इंडियन पैनल कोड की कई नॉन बेलेबल सेक्शंस में केस दर्ज किया। इस दौरान इंदौर में जहां आसाराम रह रहा था, उसके फॉलोअर्स और मीडिया व पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आखिरकार 1 सितंबर 2013 को जोधपुर पुलिस टीम ने उसे इंदौर आश्रम से गिरफ्तार कर लिया और जोधपुर ले गई। कुछ देर बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। गिरफ्तारी से पहले उसे कई पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप से सपोर्ट मिला। विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ समूह ने उसे हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर हमला बताया। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े स्टूडेंट्स ग्रुप्स ने भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट किए, लेकिन इतना सपोर्ट भी लीगल प्रोसीडिंग को रोक नहीं पाया। दिसंबर 2013 में मामला और बढ़ गया। सूरत की 2 बहनों ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि आसाराम और उसका बेटा नारायण साई ने साल 2000 की शुरुआत में अलग अलग आश्रमों में उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया। बड़ी बहन ने कहा कि 1997 से 2006 के बीच मोटेरा आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार असॉल्ट किया। छोटी बहन ने आरोप लगाया कि 2002 से 2005 तक सूरत आश्रम में नारायण साई ने उसे असॉल्ट किया। दोनों ने यह भी कहा कि आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और उसकी बेटी भारती श्री सब जानती थी और उन्होंने इसमें मदद की। इन पर चार्जेस तो लगे, लेकिन बाद में सबूतों की कमी से इन्हें बरी कर दिया गया। आसाराम ने सारे आरोपों से इनकार किया, लेकिन जोधपुर माइनर केस की सुनवाई करने वाली अदालत ने उसकी सफाई खारिज कर दी और 2018 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में है और उसकी बेल कई बार खारिज हो चुकी है। इसी बीच उसके बेटे नारायण साई को भी एक अलग सेक्सुअल असॉल्ट केस में उम्र कैद की सजा मिली। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद कई वायलेंट इंसिडेंट सामने आए, जिससे उन विटनेसेस की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे जो चल रहे मामलों में गवाही दे रहे थे या जिनसे गवाही की उम्मीद थी। 2014 से 2015 के बीच ऐसे कई लोगों ने बताया कि उन पर टारगेटेड अटैक्स हुए। मार्च 2014 में एक पूर्व भक्त और वीडियोग्राफर पर मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने फायरिंग की। वो किसी तरह बच गया। इसके 5 दिन बाद एक और पूर्व भक्त, जिसे पहले आश्रम से निकाल दिया गया था, उस पर एसिड अटैक हुआ। वह हमलावरों में से एक को पकड़ने में कामयाब रहा। पूछताछ में पता चला कि हमलावरों को आसाराम के एक फॉलोअर ने गवाहों को खत्म करने के लिए भेजा था। जनवरी 2015 में सूरत रेप केस के एक मुख्य गवाह की मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो गवाह आसाराम के आश्रम में कुक के तौर पर काम करता था। इस हत्या से बाकी गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। 1 महीने बाद फरवरी 2015 में आसाराम के एक पूर्व पर्सनल असिस्टेंट, जो जोधपुर और सूरत दोनों मामलों में गवाह बन गया था, कोर्ट सुनवाई के बाद बाहर निकलते ही स्टैब कर दिया गया। उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि हमला आसाराम के वफादार फॉलोअर्स की मंजूरी के साथ किया गया है। इन सारी घटनाओं से साफ हुआ कि कानून के साथ सहयोग कर रहे लोगों के लिए खतरा काफी बड़ा था। जांचकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने माना कि इन हमलों का पैटर्न यह दिखाता है कि कुछ फॉलोअर्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से गवाहों को डराने या चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी ज्यादातर विटनेसेस ने प्रोसेस में भाग लेना जारी रखा। अदालतों ने इन धमकियों और हमलों को गंभीरता से लिया और कुछ खास मामलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। एक घटनाओं ने सार्वजनिक परसेप्शन पर भी असर डाला कि आसाराम का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है और उससे कुछ समर्थक उसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आसाराम एक साधारण आदमी से शुरू होकर एक बड़ा तथाकथित धार्मिक नेता बन गया, लेकिन उसके पीछे कई अंधेरे सच छिपे थे। उसके आश्रम और प्रवचनों में लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन इसी के साथ कई शिकायतें भी आई।
जमीन कब्जा, महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण, गवाहों को धमकाना और मारपीट करना। आखिरकार कोर्ट ने उसके अपराधों को साफ माना और उसे उम्र कैद की सजा दी। इस पूरे मामले में गवाहों की हिम्मत और न्याय व्यवस्था की मजबूती ने साबित किया कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, सच को दबाया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें बताती है कि अंधभक्ति खतरनाक होती है। किसी की भी पूजा करने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। याद रखें, सवाल करना जरूरी है। किसी को भी आंख बंद करके ना माने। उसके काम को देखिए, उसके व्यवहार को समझिए। सच बोलने वालों का समर्थन करें। गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। वो ही लोग बदलाव लाते हैं। जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें। धर्म और अध्यात्म सिर्फ दिखावा नहीं है, असली ताकत सच और न्याय में है। कानून पर भरोसा रखें। सिस्टम धीमा हो सकता है, लेकिन अगर आप सच के साथ हैं तो जीत आपकी ही होगी। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, बात करें और लोगों को सच्चाई बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।